नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो अपनी बैच है उसकी पहली क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम पहले देखेंगे कि जीके का क्या पैटर्न रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जाम आए। और अगर हम इस पैटर्न को समझ पाएंगे तो हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी और हमारे 4-6 क्वेश्चंस और ज्यादा होकर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये हमें पता होना चाहिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ये क्या है? ये कोरल रीफ्स है। ठीक, ये कोरल रीफ्स होती है। अब दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? वे 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें एक चीज हमको एक और चीज जानने की जरूरत है, जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है भाई? ये जो गुप्त काल है, आप देखेंगे कि किसी भी अच्छे एग्जाम में प्राचीन इतिहास में से अगर कुछ आता है तो गुप्त काल के बारे में पूछा ही जाता है। तो गुप्त काल के जो राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के जो कवि थे, कौन थे कवि? हरिसेन। ठीक है, ये हरिसेन थे। इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। इसमें इन्होंने जो समुद्रगुप्त थे इनकी काफी सारी प्रशंसा करी थी। ठीक है, तो क्लियर हुआ। गुप्त काल के राजा जो समुद्रगुप्त थे, उनके कवि थे हरिसेन। उनने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी, किस पर? इलाहाबाद स्तंभ पर। ठीक है, तो अब इस बार जैसे मानिए प्रयाग प्रशस्ति का है, अगली बार हो सकता है कि चंद्रगुप्त पे आए। ठीक है, ये गुप्त काल में से कुछ आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार रखने चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? भाई तो ये चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील आपको पता होगा, चिल्का झील का है उड़ीसा में है। ठीक है, और एक और चीज है, चिल्का झील रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, रामसर कौन सा से कहाँ है जी? रामसर है ईरान में। ठीक है, और ये किस लिए? जो वेटलैंड के लिए, वेटलैंड के लिए, जिससे हमारी जो जल की चीजें हैं वो उनका संरक्षण हो सके। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो इन्हें जल्दी जल्दी करा रहे हैं हम क्योंकि भाई ये आ चुके हैं, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। लेकिन इसके लिए जैसे आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें एक होता है कि एक तरफ से मान लो सूर्य की किरण आती है और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और इस वाले पैटर्न में ये हो जाती है। सबसे ऊपर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ठीक है, तो ये बैंगनी रंग है, इसमें सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप देखोगे सुबह और शाम में जो आसमान का रंग है लगभग नीला हो जाता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम ही होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। और इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है? जो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगली बार जैसे आ सकता है जी, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन से फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है?
तो आप देखेंगे जो भारत का मैप होता है उसमें जो श्रीलंका अलग होती है तो किससे होती है? एक तो पाक जल स्ट्रेट और मन्नार की वे ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका भारत से अलग होता है। ठीक है, तो श्रीलंका में एक एडम ब्रिज भी है, ये भी श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, जिसे राम सेतु भी कहते हैं। और एक और चीज है, श्रीलंका का जैसे बाई चांस पूछे जाएगा कि जाफना कहाँ है, तो जाफना श्रीलंका के अंदर है। ठीक है, और अभी आप श्रीलंका में देखोगे एक और चीज है, हम्बन टोटा पोर्ट, मतलब हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसे चीन के सपुर्द कर दिया गया 99 साल के लिए। ठीक है, तो करंट में भी श्रीलंका से आ सकता है। और फिलहाल भूगोल के रूप में ये क्वेश्चन कि श्रीलंका भारत से किससे अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो भाई जैसे सोनपुर पशु मेला किस में आयोजित किया जाता है? बिहार में। ठीक है, अब इसके साथ साथ और चीजों को देखते हैं। भाई सोनपुर मवेशी मेला बिहार का प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन है। उसके अलावा अगर आप गुजरात में देखो, गुजरात में क्या होता है भाई? मेले मेले इंपॉर्टेंट मेले हमें याद रखने, तो आप बारी बारी से देखते हैं। भाई गुजरात में रणोत्सव, भवनाथ महादम मेला, राजस्थान में वैनेश्वर मेला, गोगा जी का मेला, रामदेवरा मेला, मारवाड़ महोत्सव, बिहार में हो ही गया। पंजाब में बसंत मेला, बैसाखी, छापर मेला। ठीक है, और आपको बैसाखी के बारे में पता होगा, बैसाखी कब होती है? ज्यादातर 13 अप्रैल को। ठीक है, और 13 अप्रैल को हमारे इतिहास में एक चीज और हुई थी, बताइए क्या? जलियांवाला बाग कांड। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी याद रहेंगे और साथ के साथ आपकी जीएस भी तैयार होती रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भाई अंगूर की खेती को जाना जाता है विटिकल्चर के नाम से। ठीक है, विटिकल्चर के नाम से अंगूर की खेती को जाना जाता है। अब देखते हैं जी सेरिकल्चर क्या है। जो रेशम की खेती होती है, ठीक है, उसमें एक कीड़ा होता है, उससे जो रेशम बनाया जाता है उसे सेरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर भाई जिसमें फल फूल सब्जी इस तरीके से। और पिसीकल्चर, ठीक है, पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। तो इस तरीके से ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा एक बार देखते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम की खेती, हॉर्टिकल्चर ये जो फल हो गए या सब्जियां हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और पिसीकल्चर किससे? मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। वेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुंवर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई जो बेलाडिला की पहाड़ियां हैं ये किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? ये अपने आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, मतलब लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है और कहाँ है ये? ठीक है, बेलाडिला की पहाड़ियां कहाँ है ये? दांतेवाड़ा जिला। और दांतेवाड़ा जिला कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किस तरीके से वेलाडिला की पहाड़ियां? ठीक है, ये वेलाडिला की पहाड़ियां है। ठीक है, ये बैल के कुंवर की तरह निकली हुई है और दांतेवाड़ा जिले में, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो हमें जनगणना में आप देखेंगे तो जनगणना सबसे पहले कराई थी शुरू लॉर्ड मायो ने। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1872 में। और उसके बाद और कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू करी? भाई लॉर्ड रिपन। उसके बाद हर 10 साल में ये किया जाने लगा। ठीक है, जिसे हम सेंसस के नाम से भी जानते हैं। सेंसस कौन कराता है? ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखेंगे। सेंसस कौन कराता है जी? गृह मंत्रालय कराता है। गृह मंत्रालय के अंदर सबसे बड़ा जो मतलब अधिकारी ये जनगणना कराता है, रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त ये सेंसस कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, और अभी तक आपको याद होगा, अभी तक खाली हम पे 2011 का सेंसस हुआ है, जो आजादी के बाद का 7th सेंसस था। उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं करी गई है 2021 वाली। ठीक है, तो जनगणना किसके अंतर्गत आती है? जनगणना संघ सूची का विषय है। और संघ सूची किसके अंतर्गत आती है? 7वीं अनुसूची।
संविधान की। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो कई सारे टॉपिक तैयार होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? ये कुमार संभव जो साहित्यिक कृति है, ये है महाकवि कालिदास जी की। ठीक है, कालिदास कहाँ कहाँ थे? ये जो राजा विक्रमादित्य थे उनके ये दरबारी कवि थे। ठीक है, और इनके अलावा महाकवि कालिदास जी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? और इनकी रचनाएं माल विकाग्नि, मित्रम, ठीक, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये हमें इस बार जैसे कुमार संभव के बारे में आया, अगली बार इनमें से कोई रचना देके पूछ सकते हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। ठीक है, ये सारी कालिदास जी की रचनाएं और ये अपने टाइम के बहुत ही महान कवि थे, तो इन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? भाई विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ये करंट अफेयर के इवेंट्स हैं, ये हमें थोड़े से याद रखने चाहिए। ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ये याद रखने चाहिए, जैसे मजदूर दिवस हो गया, या वेटलैंड डे हो गया, या अर्थ डे हो गया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अपने इस पावर बैच में, जैसे जैसे हम क्लास कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? देखिए, भारत में कई सारी जगह आज भी ट्रेडिशनल तरीके से सिंचाई की जाती है, और ये सिंचाई बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादातर देखोगे कि पुराने टाइम के तालाबें सूख चुकी हैं ना, तो ये पुराने टाइम की सिंचाई के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम थे। ठीक है, तो जब आगे देखेंगे तो और सिंचाई के नाम देखेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंचाई की जो स्थानीय प्रणाली जो बहुत पहले विकसित करी गई थी, कुला। ठीक है, तो ये कहाँ विकसित हुई? ये विकसित हुई जी आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो सरफेस वाटर था, तो ऐसे जैसे नालियां होती हैं उस तरीके से पानी जाता था। ठीक है, अब अगला, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भाई एक चीज आप देखो, जितने ज्यादा ये अयस्क हैं या जितना मेटल का काम है, ये ज्यादातर जो माइनिंग का काम है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन वाले राज्यों में ज्यादा है। ठीक है, तो नालको अगर आप देखेंगे भी तो इन दो राज्यों में से हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसने इस राज्य के जो पिछड़ा इलाका है उसके डेवलपमेंट में काफी विकास किया है। ठीक है, नालको एल्युमिनियम का काम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एल्युमिनियम के से ये भी अगर बाई चांस आता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है जी? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। तो ये इस तरीके से चीजें हमें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि। भाई जैसे जैसे लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। ठीक है, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन। इसमें धीरे धीरे शहर की जनसंख्या बढ़ती जाती है, और अभी सेंसस के हिसाब से जो 2011 में हुआ था, भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? लगभग 31% के पास है। ठीक है, तो गांव में अभी 68% जनसंख्या रहती है और शहरों में 31%। और जैसे जैसे भारत विकसित होगा तो शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या फिर से बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? भाई पहले हमें पता होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। ठीक है, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग तो है ही। ठीक है, और जो हेल्थ पे काफी गौर करती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सुरही ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये सुराताल स्थित है? ये सुराताल आपके बलिया जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ मतलब रूस से कई सारे पंछी आते हैं ठंडे एरिया से, ठंड से बचने के लिए। तो कहाँ है ये? बलिया में। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ जीके भी हमें पता होनी चाहिए। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ठीक है भाई, सबसे ज्यादा उपयुक्त है लिंक्डइन। ठीक है, इस पे आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज के सीईओ वगैरह काफी सारे लोग हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं, जहां आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एज ए रिक्रूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स के पास ये रहता ही है लिंक्डइन। बाकी आप ये तो पता ही भाई, स्नैपचैट, इस पे तो लोग फिल्टर लगा के फोटो खींचते हैं, फेसबुक भी सेम है, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो लिंक्डइन ही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भाई तो जैसे भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई। ठीक है, इसे कॉर्पोरेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी कालीन बुनाई के लिए कभी आए तो मिर्जापुर मत लिख देना, मिर्जापुर देख के। ठीक है, कालीन भैया नहीं, कालीन बुनाई कहाँ की प्रसिद्ध है जी? भदोई की, या इसे कॉर्पोरेट सिटी भी कहा जाता है। हाथ से बना हुआ कलाई कालीन बुनाई उद्योग का ये पूरे दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा केंद्र है भदोई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? भाई उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। ये याद रखना, ज्यादातर चीजें आती हैं। अब और भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियां। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है, ये बारहसिंगा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस, क्रेन। ठीक है, राज्य फूल, ये जो फूल दिख रहा है ये पलाश का फूल है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की और जानकारी, भाई उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं, यानी हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो लो है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए कई सारे कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं। साक्षरता दर, भाई उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर भी नेशनल एवरेज से काफी कम है। ऐसे राष्ट्र की साक्षरता दर 74% के आसपास है, और आप देखो उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट 67% ही है। ठीक है, इसमें पुरुषों की 77, महिलाओं की 57। उत्तर प्रदेश में जिले 75 है, नगर निगम 17, बाकी तो ये देख लिया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्का की खेती के दौरान होता है? ठीक है, तो ये पहले होता था जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तराखंड भी था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब बना? सन 2000 ईस्वी में। और कौन से दो राज्य बने थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो धान और मक्के की खेती जब होती थी तो ढोलक की थपकी बजाकर ये धान या मक्के की जो पौध होती है वो लगाई जाती थी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? हुड़का बोल। सही है, ये थी। अब कौन से जिले में है ये? फिलहाल उत्तराखंड के जो कुमाऊं जिला है, उत्तराखंड का जो कुमाऊं जिला है, अब ये वहां होती है। और हम थोड़े से उत्तर प्रदेश के या महाराष्ट्र राजस्थान के नृत्यों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भाई रासलीला भी होती है, मयूर नृत्य भी होता है, ब्रज की होली भाई बहुत फेमस है, 7-8 दिन चलती रहती है, चरकुला। ठीक है, महाराष्ट्र का लावड़ी, इस मूवीज में देखा भी होगा। ठीक है, कोली, डिंडी, दंगारी गाज, तमाशा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के। राजस्थान के घूमर, कच्छी गोरी, तेजाजी। ठीक है, ये कुछ है, तो इन्हें आप ध्यान से नोट कर लेना और इन्हें याद भी कर लेना। आपके इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसके सहयोग से करी थी? भाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किसके सहयोग से करी थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से करी थी। ठीक है, और डॉक्टर एनी बेसेंट किस किस चीज से जुड़ी हुई है? भाई एक तो डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ये जो क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ सकता है। और किससे जुड़ी हुई थी? होम रूल लीग से भी एनी बेसेंट जी जुड़ी हुई थी।
ठीक है, तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन से हम कई तरीके की चीजें समझ सकते हैं और इससे रिवीजन भी होता है। तो हमेशा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर बहुत क्रूशियल है, इन्हें कभी भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। 4 से 5 नंबर खाली आप जब पिछले साल के क्वेश्चन देख लेंगे तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? ये तो आदमी आंख बंद करके भी इसका टिक लगा देगा। किससे प्रसिद्ध है मथुरा? भगवान श्री कृष्ण जी से। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भाई देख लो, अकबर का मकबरा ये है। ठीक है, ये अकबर का मकबरा है। कौन सी जगह स्थित है? आगरा के पास ही एक जगह है सिकंदरा, वहां अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो ये है अकबर का मकबरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमोनेटाइजेशन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण, मतलब जो नोटबंदी करी थी उसे किस नाम से जाना जाता है? भाई नोटबंदी के नाम से ही जाना जाता है। कब करी थी? सन 2016 में। अब हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि क्या नोटबंदी पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ही करी थी 2016 में? जी नहीं, इसका जवाब है जी सन 1946 और सन 1978 में पहले भी नोटबंदी की जा चुकी है। ठीक है, ये तो 1978 से आप एक चीज और समझेंगे, 1978 में क्या चीज हुई थी? आपातकाल के बाद अलग सरकार बनी थी। ठीक है, तो उस टाइम मोरारजी देसाई जी ने ये नोटबंदी करी थी। ठीक है, हालांकि नोटबंदी के बाद आप देखोगे कोई अब विशेष अर्थ अब पड़ा नहीं है, सेम उससे ज्यादा कैश फिर से आ गया। सही है, तो ये चीज फिलहाल वो टॉपिक नहीं, टॉपिक यही है इस नाम से नोटबंदी 2016 में शुरू करी, उससे पहले 1946 और 1978 में 1978 वाली मोरारजी देसाई जी ने शुरू करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भाई इसे आप याद ही कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चंस को, और आता है तो टिक मार देना। ठीक है, इसे कहते हैं हम होल्डिंग या धृति। क्योंकि आप इसके मान लो डीप में जाएंगे और बाई चांस क्वेश्चन फंसे नहीं फंसे, तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन को, टेक्निकल क्वेश्चन से उनको आप अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, अब अगला 27वां, यूपी डबल एस एफ का पूरा नाम क्या है? भाई ये न्यूज़पेपर में ज्यादातर आता ही रहता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, ये कई सारी जगह लॉ एंड ऑर्डर का काम देखती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। और भाई आप सारे लोग फोर्सेस में जाने वाले, तो ये इस तरीके की चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? भाई निवेश मित्र ये था कि भाई कोई एंटरप्रेन्योर या कोई उद्योगपति अगर राज्य में निवेश करे, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए सुविधा हो पाए, है ना भाई, खाली ऑनलाइन कर पाए और ज्यादा कम से कम ऑफिसर से उसका मिलना हो, जिससे करप्शन को रोका जा सके। ठीक है, और एक और चीज आप यहां याद कर लीजिए जो अगली बार आ सकती है, उद्योग बंधु ये उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था है जिसके अंतर्गत ये निवेश मित्र नाम का मोबाइल एप्लीकेशन चलाया जाता है, जिससे जो निवेश है या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। समझ में आया? निवेश मित्र उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, और सरकारी एजेंसी कौन सी है जिसके अंतर्गत निवेश मित्र आता है? उद्योग बंधु, जिससे जो उद्योगपति है उसको व्यापार करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से कम इंटरेक्शन हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर सेट में जीएसटी के बारे में आया ही है। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है आप देख लें एक बार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 101 संविधान संशोधन के बाद ये आया। ठीक है, तो अब फिलहाल देखते हैं कि लिए क्या चीज सही नहीं है। ठीक है, तो जीएसटी के फिलहाल इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। हाँ भाई ये तो सही चीज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां चीज बिकेगी वही टैक्स लगाया जाएगा, ये नहीं जहां बन रही है। जैसे मान लीजिए कोई चीज तमिलनाडु में बन रही है, ठीक है, तमिलनाडु में कार बनी और बिकी का यूपी में, तो भाई जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो यूपी में किया जाएगा जीएसटी। ठीक है, और जो जीएसटी सेंटर में और जो मतलब केंद्र में और राज्य में बांटा जाएगा, तो कौन से राज्य को मिलेगा इस जीएसटी का फायदा? उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ठीक है, तो ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां बिकेगा
वहां जीएसटी मिलेगा। ठीक है। दूसरा, माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। हाँ भाई, ये भी सही है, माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इवन जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं और ये हमारा बैच है पावर बैच, तो इस पर भी जीएसटी लगाया जाता है, या दिव्य कीर्ति जी की कोचिंग है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। सर्विसेज ही तो है, और सामान बेचते हैं तो उस पर टैक्स है ही। कौन कौन से इंटरेस्ट पे? 0, 5, 12, 28। ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। भाई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है भाई, ये कानून या कानून से संबंधित, प्रशासन से संबंधित चीज थोड़ी है भाई, ये तो टैक्स है। तो गलत कौन सा है ये? फिलहाल डी को और देख लेते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। यानी बेसिक क्या है, अगर आपने मान लीजिए किसी जगह जीएसटी दे दिया और आप पर दोबारा टैक्स फिर नहीं लगेगा, तो आपने जो ज्यादा टैक्स दे दिया उसका रिटर्न हो जाएगा, जिसे जीएसटी इनवॉइस कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो फिलहाल इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो भाई ये तीसरे वाला सही नहीं है। हो गया क्लियर? लॉ एंड ऑर्डर थ्योरी, ये टैक्स है, तो ये चीज याद रखनी चाहिए। अब ये कंप्यूटर से संबंधित, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, जैसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। भाई इसे फिशिंग कहते हैं। मतलब जैसे आपकी जीमेल आईडी पे कोई ईमेल आया कि आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और इस लिंक पे क्लिक कीजिए अपनी डिटेल्स भर के, तो इस प्रक्रिया में आप अपने अकाउंट में जो पैसे रखे हैं वो भी आप खो सकते हैं इस लालच के चक्कर में। ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिशिंग। टका, अगला क्वेश्चन, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? भाई टका निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा है। और अब तो आपको पता ही होगा जी, बांग्लादेश में शेख हसीना जी जो प्रधानमंत्री थी, अब तो वो भारत आ गई है और वहां अभी काफी सारा संघर्ष चल रहा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, 1971 में। ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? मतलब डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ओके भाई, अर्जुन तो नहीं दिया जाएगा, अर्जुन तो खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य कोचिंग में जो खेल से संबंधित, ध्यानचंद हॉकी वालों से। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? भाई ये अभी जब आगे क्लासेस चलेंगे तो ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पोर्ट्स हैं, जब हम ये अपने पावर बैच की क्लासेस शुरू करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? भाई गुजरात में तो ये कांडला बंदरगाह ही उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू का है ये जी, मुंबई में। मार्मो गोवा, भाई ये गोवा में है। पारादीप का है उड़ीसा में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? जो कच्छ गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह। और एक बार आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, बंदरगाह इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कांडला गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, मार्म गोवा गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। ये जो भारत है इसके पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। और पूर्वी तट पर कौन से हैं? ये हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, इन्नौर तमिलनाडु, चेन्नई तूतीकोरिन। ठीक है। तो तमिलनाडु में कई सारे हैं, एन्नौर और तूतीकोरिन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 34, हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय की आधारशिला रखी है? आपको पता होगा जो अमित शाह हैं ये गृह मंत्री और हैं, एक तो ये गृह मंत्री हैं, उसके अलावा जो अभी कोऑपरेटिव के लिए जो मिनिस्ट्री बनी थी उसको भी यही संभालते हैं अमित शाह। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो कुछ करंट अफेयर्स आगे क्लासेस में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे।
श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की मुख्यालय की आधारशिला रखी है? वही, तो इसका आंसर है गांधीनगर। ठीक है भाई, आणंद से तो अमूल निकला है ना, आणंद से तो अमूल निकला है जो दूध की ब्रांड है भाई। बेंगलोर में तो कुछ नहीं, जयपुर में भी कुछ नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर गांधीनगर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? भाई खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जैसे जो आज एरिया पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो नेता थे उस टाइम के, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पहल करी थी जब 1947 में भारत का विभाजन हो रहा था कि भारत का विभाजन ना हो और भारत और पाकिस्तान एक ही बनकर रहे। हालांकि इनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल पाई। ठीक, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, ये याद रखना है। 36, ये भी करंट अफेयर है। हाल ही निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आंसर नरेंद्र मोदी जी। 37वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? ये भी करंट अफेयर था, तो इसका आंसर इटली। ठीक, अब नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? भाई ये भी करंट अफेयर है, कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, तो आपने यहां तक एक पैटर्न देखा होगा कि भाई जीएस में से 38 क्वेश्चंस आए हैं पहली शिफ्ट में। ठीक है, और आपने एक पैटर्न और देखा होगा कि करंट अफेयर्स में से 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं, और बाकी जो स्टैटिक जीके है या जो नॉर्मल हम किसी बुक से पढ़ लें, वो जीके के लगभग 30 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपने मान लीजिए अगर करंट अफेयर नहीं भी किया है तो आप हताश मत होइए, पहले कोशिश कीजिए कि आप जो कोर जीए है जो बुक से पढ़ी जाती है उसको आप कंप्लीट करें। हालांकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम अपनी क्लासेस में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। सो मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।